हेलो बच्चों, सी क्यूब के वेक्टर सेशन में आपका स्वागत है। ये चैप्टर आईआईटी जेईई में सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। अगर हम एक सिंगल चैप्टर की बात करें तो वेक्टर एंड 3D मिला के लगभग 10% के आसपास आईआईटी जेईई में कवर करता है। एंड इसके काफ़ी क्वेश्चन ईजी होते हैं। बस जैसे 3D की हम बात करें, 3D में 90% काम तो हमारा 2D के फॉर्मूले को एक्सटेंड करने से हो जाता है। 90% नहीं, चलो 50% काम हमारा 2D के फॉर्मूले को एक्सटेंड करने से हो जाता है। तो अगर हमें स्ट्रेट लाइन वाले फॉर्मूले याद हैं तो काफ़ी कुछ 3D में भी हमारा काम हो गया। और वेक्टर्स जो है वो हम काफ़ी कुछ फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, फिर मैथ्स में भी पढ़ते हैं। तो अगर हम कुछ टफ क्वेश्चंस को छोड़ते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे डूएबल आते हैं। कहने का मतलब नट शेल में यह है कि ये चैप्टर हम इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर हम जेईई के पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर वेक्टर एंड 3D है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन जेईई मेंस में सॉल्व कर पाए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डेफिनीशन। तो डेफिनीशन क्या है वेक्टर का? वेक्टर इज ए क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये ठीक है। तो वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ कोर्स ये इसकी डायरेक्शन हो गई राइट हैंड साइड पे। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि लेंथ। तो इसका मतलब क्या हो गया? लेंथ। डायरेक्शन हमें पता ही है। इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, जिसके अलोंग हम बोलते हैं कि वेक्टर काम कर रहा होगा। ये ऑफ कोर्स हो गया फाइनल और टर्मिनल पॉइंट, और इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। ये हो गया हमारा वेक्टर। अब इसी में देयर इज समथिंग कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर। तो जीरो और नल वेक्टर का मतलब क्या है? वेक्टर विद जीरो लेंथ एंड इनडिटर्मिनेट डायरेक्शन। ठीक है। इसको इट इज डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर ऐसे करते हैं। और जीरो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? जीरो। तो अगर ये भी मान लिया ए वेक्टर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक के लेंथ को, अगर ये ए वेक्टर है तो हम क्या लिखेंगे? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या कहीं कहीं सिंपल ए भी लिख सकते हैं। ठीक है। और डिनोटेड बाय दिस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक डॉट। तो डॉट अगर हमने बना दिया तो उसका मतलब क्या है कि वो जीरो वेक्टर हो गया, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है सच, और लेंथ जिसका जीरो के बराबर है। अब इसका यूज़ कहाँ पे होगा? अगर मान लिया जैसे वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि वेक्टर में, ए वेक्टर में मैं 5 स्केलर जोड़ नहीं सकता। वेक्टर के दो वेक्टर का एडिशन इज़ वैलिड, दो स्केलर का एडिशन इज़ वैलिड, बट एक वेक्टर और एक स्केलर का एडिशन इज़ नॉट वैलिड। ठीक है। तो अगर मान लिया मैंने ए वेक्टर में से ए वेक्टर घटाया, तो अगर मैं लिख दूँ जीरो तो ये तो गड़बड़ हो गया कि ये स्केलर हो गया। तो इसीलिए इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या लिखते हैं? जीरो वेक्टर। अच्छा, वेक्टर में ऊपर केवल ऐसे बार भी लगा सकते हैं और ये एरो भी लगा सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। और कुछ कुछ बुक्स में वो इसको थोड़ा सा ऐसे डार्क से भी लिखते हैं। ठीक है। तो अगर डार्क से लिखा है तो उसका मतलब क्या है? वेक्टर। और ऐसे नॉर्मली लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसका लेंथ लिखा हुआ है। तो ये हमारा हो गया कि वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसको हम ऐसे बोलते हैं वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। दूसरा चीज़ हो गया हमारा जीरो वेक्टर। तीसरा पॉइंट हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि लेंथ 1। ये ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लेंथ इक्वल्स टू 1। और उसको यूजली हम ऐसे हैट भी बोलते हैं इसको, और कैपी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई
मॉड ए वेक्टर, उसी के लेंथ से डिवाइड करता है। तो अगर लेंथ मान लिया 5 है और वेक्टर को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो एक लेंथ का वेक्टर आ जाएगा सेम डायरेक्शन में। तो जो यूनिट वेक्टर होगा दैट विल हैव डायरेक्शन, ये ठीक है, अ सर्टेन डायरेक्शन, एंड लेंथ जो है वो इसका 1 के बराबर है। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लिया एक ये वेक्टर ए वेक्टर है, तो इसी में से अगर हमने ये 1 लेंथ का वेक्टर कट कर लिया, ये ठीक है, सेम डायरेक्शन में, तो इसको हम बोलेंगे ए कैप और ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, ये हमारा हो गया यूनिट वेक्टर। तो एक कैप लगाने का मतलब क्या है कि मैं बता रहा हूँ कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर है। तो अगर हमने बोला कि यू कैप का मॉड कितना होगा तो वो 1 होगा, या किसी भी ए कैप का मॉड कितना होगा तो वो 1 होगा। ठीक है, सबको पता ही होगा वैसे भी कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कोलिनियर लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, तो लाइक वेक्टर्स का मतलब क्या होगा, हैविंग सेम डायरेक्शन। तो इस वाले केस में जो वेक्टर बी का डायरेक्शन अगर इधर है तो ए का डायरेक्शन भी इधर की तरफ है। अब मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं बट उसको हम क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर का मतलब क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर इसमें सी वेक्टर का डायरेक्शन ये है तो डी वेक्टर का डायरेक्शन ये है। मैग्नीट्यूड से कोई मतलब ही नहीं है। अगर डायरेक्शन सेम है तो हम उसको बोलेंगे लाइक वेक्टर। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है कि इसका डायरेक्शन ये और इसका डायरेक्शन उल्टा, तो उसको हम बोलेंगे अनलाइक वेक्टर। इन दोनों को मिला के, लाइक प्लस अनलाइक को मिला के हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या है कि सेम डायरेक्शन भी हो सकता है और ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है। फिर अगर मान लिया जैसे इस वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया और इस वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया, ना तो ये सेम डायरेक्शन है ना ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो इसको हम बोलेंगे ना, मतलब ना तो ये लाइक वेक्टर है ना अनलाइक वेक्टर है, इसको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, अब देखो पॉइंट्स में क्या होता है, अगर मैंने बोला कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो वो एक लाइन पे ही आने चाहिए, ये ठीक है। वेक्टर में जब हम कोलिनियर वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि एक ही लाइन पे आना चाहिए, वो बस पैरेलल होने चाहिए, चाहे कहीं पे भी रखे हों स्पेस में। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट पॉइंट, कोलिनियर वेक्टर, लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जिसको हम शॉर्ट में पीवी भी लिखते हैं, of a point is directed line segment joining origin with the point and is directed towards the पॉइंट। तो अगर मान लिया मेरे को पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर चाहिए, ठीक है, तो उसको हमने ओरिजिन से ज्वाइन किया, एक हमारे पास ऐसे लाइन सेगमेंट आ गया, फिर उसको हमने डायरेक्शन दिया टुवर्ड्स द पॉइंट, तब जो वेक्टर आएगा ऐसे करके आर वेक्टर, ये हो गया, ये वाला जो वेक्टर है दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। और पोजीशन वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होगा, मतलब जैसे इस वेक्टर का ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन होगा। तो एक नोट क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर विल ऑलवेज बी ओरिजिन। तो हमेशा ये ओरिजिन से ही शुरू होगा। अगर मान लें यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है, मान लिया क्यू, तो ये इसका हो गया,
मतलब ये जो ओ क्यू वेक्टर हो गया, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू। स्टार्ट ऑरिजिन से ही होगा और दुनिया में जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उनके अलग अलग पोजीशन वेक्टर आएगा, हर पॉइंट का यूनिक आएगा। तो नोट 1 ये हो गया, नोट 2 का हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन स्पेस इज यूनिक। ये ठीक है, यूनिक इसका मतलब क्या है कि अगर हमने बोला कि 2 पॉइंट का सेम पोजीशन वेक्टर है तो वो दोनों पॉइंट सेम ही पॉइंट होगा, अलग अलग पॉइंट नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात, अगर मैंने बोला कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अल्फा वेक्टर भी है एंड इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बीटा वेक्टर भी है, तो उसका मतलब ये निकलता है कि अल्फा वेक्टर एंड बीटा वेक्टर दोनों एक ही वेक्टर है, दोनों बराबर वेक्टर है। ठीक है, ऑफकोर्स ऑरिजिन सेम होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिस्टम ही चेंज कर दें, दूसरा ऑरिजिन बना दें तो फिर पोजीशन वेक्टर अलग अलग आएगा। बट अगर एक फिक्स्ड सिस्टम की बात करें जिसका और रेफरेंस पॉइंट ऑरिजिन पॉइंट फिक्स्ड है, तो उसके लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो यूनिक ही आएगा। ठीक है, स्पेस का मतलब जब मैं वर्ड स्पेस बोल रहा हूँ तो जैसे हम जो 2 डायमेंशन में पढ़ते हैं उसमें एक प्लेन आता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वैसे ही 3 डायमेंशन का मतलब कि जो हमारे चारों तरफ है ये स्पेस, ये ठीक है। तो स्पेस का मतलब ये नहीं होता कि हमें पूरा अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा, ये रूम भी स्पेस का ही पार्ट है ऑफकोर्स, ये तो सबको पता ही होगा। पोजीशन वेक्टर के आगे चलते हैं। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड, नेक्स्ट पॉइंट, फ्री और फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर का मतलब क्या है कि उस वेक्टर को हम हिला जुला नहीं सकते, वो उसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो फिक्स्ड रहेगा। और अगर उस वेक्टर को हमने चेंज किया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज किया, तो उससे क्या होगा कि उसका जो भी प्रभाव होगा, जो भी उसका इफेक्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। फ्री वेक्टर का मतलब ये कि हम वेक्टर को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये ठीक है। वेक्टर जैसे ये है, अगर ये एक वेक्टर है, ये इसका डायरेक्शन है, तो इसको मैं स्पेस में ट्रांसलेट कर सकता हूँ, ये ठीक है। मैग्नीट्यूड को सेम रखा, मतलब बढ़ाया या घटाया नहीं, और रोटेट नहीं किया, रोटेट किया तो डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ट्रांसलेशन इज़ अलाउड। अब IIT JEE के मैथमेटिक्स में जितने भी वेक्टर आएंगे सारे के सारे फ्री वेक्टर है, मतलब वी कैन ट्रांसलेट द वेक्टर हियर एंड देयर। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहीं पे आ जाते हैं, फ्री वेक्टर का मतलब क्या है, अ वेक्टर दैट कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ एंड अप्लाइड एन एनी पॉइंट इज नोन एज ए फ्री वेक्टर, ये ठीक है। तो विच कैन बी ट्रांसलेटेड इन स्पेस, ये ठीक है। ऑल्टरिंग मतलब चेंजिंग मैग्नीट्यूड, ये ठीक है, नॉट अलाउड, एंड रोटेशन इज ऑल्सो नॉट अलाउड। बट हम जैसे ये वेक्टर यहाँ पे रखा है, ठीक है, अब मान लिया इसी वेक्टर को मैं उठा के यहाँ पे रख दूँ ऐसे, तो ये भी ए वेक्टर ही बोला जाएगा। ये तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन सेम है, तो तीनों को ही ए वेक्टर बोलेंगे बस। तो जैसा मैंने बोला कि हमें दिमाग पे ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मैथमेटिक्स में जिसका भी हमसे पाला पड़ेगा वो फ्री वेक्टर ही होगा। तो मतलब हम ऐसे नहीं बोलेंगे ये वेक्टर है तो फिर हम बोलेंगे ये तो यहाँ पे रखा है तो ये ए कैसे हो गया, क्योंकि इसको हमने ट्रांसलेट करके यहाँ पे ले आए इसलिए। तो जैसे फ्री वेक्टर आया वैसे ही बाउंड वेक्टर, और इसको हम लोकलाइज्ड, ये ठीक है, और फिक्स्ड वेक्टर भी बोलते हैं, ये ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है इज फिक्स्ड। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे रोटेशन। मान लिया ये एक वेज है यहाँ पे, ये ठीक है, ये एक ऐसी स्ट्रिप है, तो इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया, तो फोर्स में यहाँ पे वाई फोर्स लगाऊं या फिर मैंने डब्ल्यू फोर्स लगाया, तो है तो दोनों सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर और हैवी पैरेलल, तो फिर भी क्या होगा कि इसके अबाउट जो इसकी रोटेशन की टेंडेंसी होगी वो अलग अलग आएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है। उसका मतलब क्या है कि इस बात का फ़र्क पड़ता है कि हमने पॉइंट यहाँ पे लगाया है या यहाँ पे लगाया है। तो अगर हमने रोटेशन का एनालिसिस किया तो ये जो फोर्स वेक्टर है y और w,
वो एक लोकलाइज्ड वेक्टर हो जाएगा, वो एक बाउंड वेक्टर हो जाएगा, या फिर वो एक फिक्स्ड वेक्टर हो जाएगा, और उसको चेंज करने से हमारी चीज़ें चेंज होंगी। इसका मतलब ये है। और जैसा मैंने बोला कि हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मैथमेटिक्स में जितने भी वेक्टर आएंगे सब फ्री वेक्टर ही आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन देयर lines of action after making initial point same। मतलब दो वेक्टर्स के बीच का हम एंगल कैसे नापते हैं, उनके इनिशियल पॉइंट को सेम बनाया। जैसे इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट ये है। फिर उनकी जो लाइंस ऑफ एक्शन है उसके बीच में जो एंगल आएगा दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो दिस इज थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब इसमें वेक्टर में चलो ऐसे लिख लेते हैं। तो पहले वाले केस में जो थीटा है वो एक्यूट है, दूसरे वाले केस में ऑब्ट्यूज है, सॉरी दूसरे वाले केस में राइट एंगल है 90 डिग्री है, तीसरे वाले केस में ऑब्ट्यूज है। अब अगर मान लिया एक बच्चा ऐसे बनाए कि बी वेक्टर ये है और इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 180 डिग्री। 180 डिग्री के बाद अगर हमें थोड़ा और इधर इसको टिल्ट कर दिया, मान लिया सी वेक्टर, तो एंगल ये काउंट नहीं होगा, फिर ये वाला काउंट होगा। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि जो दो वेक्टर के बीच का एंगल है वो 0 से पाई तक जा सकता है, 0 से 180 तक जा सकता है। तो नोट 1 क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन टेक वैल्यू इन 0 से लेके 180 डिग्री बोल दो या पाई बोल दो, कैन टेक वैल्यू इन दिस इंटरवल ओनली। केवल इसी इंटरवल में वो वैल्यू ले सकता है। पहला चीज़ ये हो गया। नोट 2, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसको शॉर्ट में देखो हम ऐसे भी डिनोट करते हैं कि हमने एक ब्रैकेट लिखा, उसके अंदर ए वेक्टर बी वेक्टर लिखा और ऊपर ये कैप टाइप लगा दिया। अगर मैंने केवल एक ही वेक्टर के ऊपर कैप लगाया तो उसका मतलब निकालता है कि ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। बट अगर हमने दो वेक्टर ऐसे लिखे फिर उन दोनों के ऊपर ऐसे कैप लगाया तो उसका मतलब क्या है कि ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है दो वेक्टर्स के बीच का। ठीक है, तो अब अगर मान लिया एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है और ये 30 डिग्री है, मान लिया ये वेक्टर v1 है, ये वेक्टर v2 है, तो एंगल बिटवीन v1 एंड v2 विल नॉट बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा? ऑब्वियस ही बात है, हमने क्या बोला था कि दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम होने चाहिए। तो इसका तो ये फाइनल पॉइंट आ रहा है v1 का, तो हम क्या करेंगे v1 को उठा के पहले आगे ऐसे रखेंगे। तो मतलब अगर हम v1 को उठा के, ये तो कुछ ज़्यादा ही उठ गया, हाँ हाँ ये आ गया। अगर हमने v1 को उठा के मान लिया आगे आगे ऐसे रखा, आगे ऐसे रखा, तो ये वाला एंगल 150 डिग्री होगा। इसलिए इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो 150 डिग्री बोलेंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि दो वेक्टर्स के बीच का अगर हमें एंगल नापना है तो उनके या तो हम इनिशियल पॉइंट सेम बनाएं, फाइनल पॉइंट सेम बनाओगे तो भी चलेगा। तो जैसे अगर मैं इसको उठा के यहाँ रख दूँ तो दोनों के फाइनल पॉइंट सेम हो गए, तो भी इन दोनों के बीच का एंगल ये बराबर ही आएगा पैरेलल लाइन वाली थ्योरम से। सो दिस इज ऑल अबाउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अभी तक बेसिकली हमने क्या क्या सीखा कि एक तो नेक्स्ट पॉइंट, एक तो हमने बोला कि डेफिनेशन क्या है, दूसरा हमने बोला कि जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है, फिर हमने बोला कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, फिर फोर्थ चीज़
हमने बोला कि कोलिनियर, लाइक और अनलाइक वेक्टर। ठीक है, लाइक वेक्टर मतलब सेम डायरेक्शन, अनलाइक वेक्टर मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, कोलिनियर मतलब लाइक प्लस अनलाइक दोनों को मिला के कोलिनियर बोल दिया। फिर फिफ्थ हमने बोला कि देयर इज समथिंग कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। फिर सिक्स्थ हमने बोला कि फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर। सेवेंथ हमने बोला कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अभी तक हमने इतनी बातें डिस्कशन की हैं। ये हो गया एंगल, ये लोकलाइज्ड, फ्री, पोजीशन, यूनिट, डेफिनेशन। बिल्कुल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, या फिर रूल्स क्या क्या हैं। तो उसमें फर्स्ट हो गया इक्वालिटी। इफ टू वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन, कॉमा, मैग्नीट्यूड and represent same physical quantity, then they are called equal vectors। ठीक है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये कि मान लिया एक ये वेक्टर है, इसी को हमने क्लोन करके यहाँ रख दिया। अब मान लीजिए एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और एक फोर्स वेक्टर है, तो भले ही दोनों का लेंथ बराबर हो और डायरेक्शन सेम हो, फिर भी वो इक्वल वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि एक डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इक्वालिटी। सेकेंड पॉइंट क्या है कि 1/a वेक्टर इज़ नॉट डिफाइंड, a वेक्टर अपॉन b वेक्टर इज़ नॉट डिफाइंड। ये ठीक है। इनइक्वालिटी बिटवीन टू वेक्टर्स इज अनडिफाइंड। मतलब अगर मैंने बोला कि ए वेक्टर इज ग्रेटर देन बी वेक्टर, तो ये मीनिंगलेस बात है। एक वेक्टर का लेंथ तो ऐसे हो सकता है कि ए वेक्टर का मॉड, क्योंकि ये तो रियल नंबर हो जाएगा, इज ग्रेटर देन बी वेक्टर का मॉड, ये तो बात चल जाएगी। बट ऐसे नहीं चलेगा एक वेक्टर दूसरे से बड़ा होता है। इक्वालिटी डिफाइन नहीं है, रेसिप्रोकल डिफाइन नहीं है, रेशियो डिफाइन नहीं है, सॉरी इनइक्वालिटी डिफाइन नहीं है। इक्वालिटी तो डिफाइन है, दो वेक्टर बराबर हो सकते हैं अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो। थर्ड, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ऑफ कोर्स जो लेंथ है वो जीरो हो नहीं सकता, सॉरी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो मैग्नीट्यूड किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी भी वेक्टर का उसके लेंथ को। अगर जीरो वेक्टर होगा तो जीरो लेंथ आएगी, अदरवाइज नॉन जीरो लेंथ आएगी हमेशा। ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। अब हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है, तो जैसे मान लिया एक वेक्टर ये हो गया u, एक वेक्टर ये हो गया v। तो ये तो हमने फिजिक्स से भी सीखा ही होगा, फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर ये होता है। तो दो तरीके से जोड़ सकते हैं, एक हो गया हमारा ट्राइंगल मेथड, एक हो गया पैरेललोग्राम मेथड। ट्राइंगल मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी एक वेक्टर रखा, जैसे पहला वेक्टर ये रखा तो इसका डायरेक्शन ये आ गया। फिर इसके फाइनल पॉइंट पे हमने दूसरा वेक्टर रखा, जिसको मतलब इसका जो हेड है इस वेक्टर का, उसका दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट मतलब टेल रखा। तो ऐसा करने से हम यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गए, ऐसे गए और ऐसे गए। तो जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया और जिस पॉइंट तक पहुँचे, वो जो पूरा वेक्टर है वो हमारा सम वेक्टर आ जाएगा u प्लस v। ये तो क्या हमारा ट्राइंगल मेथड।
पैरेललोग्राम मेथड में क्या है कि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम किया, तो एक यू वेक्टर ये हो गया, वी वेक्टर ये हो गया, ये दोनों का इनिशियल पॉइंट या फिर टेल हो गया। फिर ऐसा करने से ये जो दो साइड आया इसी को हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। तो अगर ये वी वेक्टर है तो फ्री वेक्टर के हिसाब से ये भी वी वेक्टर हो गया, ये अगर यू वेक्टर है तो ये भी यू वेक्टर हो गया। ऐसा करने से जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल आएगा जो इसी पॉइंट से जा रहा होगा दैट विल बी यू प्लस वी वेक्टर, वो हमारा समेशन वेक्टर हो जाएगा। तुम इसको ऐसे ही बोल सकते हो। देखो समेशन और डिफरेंस है क्या है ये सब समझना बहुत ही आसान है। तुम तो कोई भी वेक्टर निकालना चाहते हो कि ये सम है या डिफरेंस है, तो वो जो वेक्टर है उसके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचो किसी भी रास्ते से, तो रास्ते में जितने वेक्टर आएंगे सबको जोड़ते चले जाओ। तो जैसे मान लिया मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचूँ, तो मैं पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो पहले हमें u मिला फिर v मिला, तो बस यहाँ से यहाँ तक को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा वो u प्लस v आएगा। ठीक है। अगर मान लिया मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे जाऊँ, ठीक है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक गए तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का एक तरीका ये भी है कि इस रास्ते के थ्रू आ गए, तो पहले इस रास्ते में v मिला, फिर ये जो है ये उल्टा वेक्टर है, u तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में उल्टा ये हो जाएगा माइनस u। तो अगर मेरे को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो v फिर माइनस u, तो ये वेक्टर हो जाएगा हमारा v माइनस u वेक्टर। इट इज़ एज सिंपल एज दिस। मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करो, रास्ते में जितने भी वेक्टर आए सबको जोड़ते हुए चले जाओ, तो ये हमारा हो जाएगा v माइनस यू वेक्टर। अगर हमें मल्टीपल वेक्टर्स जोड़ने, मल्टीपल वेक्टर एडिशन, तो प्लेस एनी वन ऑफ द वेक्टर्स देन subsequently keep putting initial point of next vector at final point of last vector। ठीक है। तो जैसे ये ए बी सी डी ये चार वेक्टर हैं, ए बी सी डी, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए वेक्टर रखा, ये हमारा हो गया ए वेक्टर, फिर इसके फाइनल पॉइंट से शुरू करके हमने बी वेक्टर उठा के रख दिया, तो ये बी वेक्टर ऐसे आ गया। अब इसके फाइनल पॉइंट से शुरू करके फिर हमने सी वेक्टर उठा के रख दिया, तो सी वेक्टर ये आ गया। फिर इसके फाइनल पॉइंट पे हमने जो फोर्थ वेक्टर है डी वो ऐसे रख दिया। अब ऑर्डर कुछ भी ले सकते हैं, ये डायग्राम दिखने में अलग अलग लगेगा बट जो हमारा फाइनल वेक्टर आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है। तो जैसे हाँ, जैसे इस वाले केस में मान लिया मैंने पहले बी वेक्टर रखा होता ऐसे करके, फिर उसके इनिशियल पॉइंट में मान लिया मैंने ए वेक्टर रखा होता ये, फिर उसके इनिशियल पॉइंट पे मान लिया मैंने डी वेक्टर रखा होता ये, और फिर उसके इनिशियल पॉइंट पे मान लिया मैंने सी वेक्टर रखा होता, तो जो डायग्राम है वो कुछ ऐसे बनता ये। ठीक है, ये सी वेक्टर है। ठीक है, तो डी वेक्टर कुछ ऐसे, सी वेक्टर कुछ ऐसे। तो पहले कौन सा रखा गया, बी, फिर ए, फिर डी और फिर ये सी। तो हमने क्या किया, अल्टीमेटली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया, तो भी ये जो वेक्टर आएगा ये वही आर वेक्टर आएगा जो यहाँ पे आ रहा है, आर वेक्टर। ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, तो डायग्राम दिखने में अलग है बट जो फाइनल वेक्टर है वो सेम ही आएगा, उसका लेंथ इक्वल आएगा, डायरेक्शन सेम आएगा। अब ये जो वेक्टर है ये ऑफकोर्स फ्री वेक्टर है, तो उसको इधर उधर कर सकते हैं, तो इसको उठा के अगर मैं इधर ले जाऊँ तो इतना ही आ जाएगा। तो अगर हमें एक से ज़्यादा वेक्टर्स को जोड़ना है तो दिस इज द तरीका, ये ठीक है। फिर आता है दो वेक्टर्स को घटाना। तो अगर मान लिया हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, तो ए माइनस बी निकालना चाहते हैं, तो उसके भी दो मेथड हैं। तो पहला मेथड तो क्या हो गया
कि हम ए में माइनस बी जोड़ दें। अगर बी ये है तो माइनस बी इसको पलट लिया, अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया ट्राइंगल रूल से। तो पहले हमने ए वेक्टर रखा, वो ये ए वेक्टर हो गया। फिर हमने माइनस बी उठा के इसके फाइनल पॉइंट पे माइनस बी का इनिशियल पॉइंट रखा, तो ये आ गया। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक गए हैं, तो यही हमारा ए माइनस बी वेक्टर हो गया। ठीक है, दोबारा पहले एक वेक्टर रखा, ए माइनस बी चाहिए तो पहले ए रखा और फिर बी को पलट लिया तो माइनस बी हो गया। उस माइनस बी का इनिशियल पॉइंट ए के फाइनल पॉइंट पे रखा। ठीक है, तो ऐसे कुछ आ जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर गए, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक टोटल, तो वो जो वेक्टर आएगा वो ये हमारा ए माइनस बी वेक्टर आ गया। ठीक है, या फिर और आसान तरीका क्या है जिसको हम जे की तरफ से याद रखेंगे कि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम बनाया, तो ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर ये हो गया। अब इनके फाइनल पॉइंट को ज्वाइन किया। ठीक है, अब फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करके उसको दो डायरेक्शन देख सकते हैं, एक तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ और दूसरा इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ। तो उसको याद रखने का थंब रूल क्या है कि एरो जिस वेक्टर की तरफ होगा उसमें से दूसरे को घटा दिया। तो जैसे इस वाले केस में पहले हमने दो वेक्टर रखे, उनके फाइनल पॉइंट को जोड़ा, फिर ये जो एरो है ए की तरफ है तो ए में से घटा दिया, ए माइनस बी। तो अगर मान लिया ए वेक्टर ये होता, बी वेक्टर ये होता, ये मान लिया हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर, और अगर हमने ऐसे जोड़ा होता इनके फाइनल पॉइंट को, अब अगर मैंने एरो इधर लगा दिया तो ये बी की तरफ हो गया, तो दिस विल बी बी माइनस ए वेक्टर। बस ये हो गया हमारा बी माइनस ए वेक्टर। ये हो गया दो वेक्टरों का घटाना। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद स्केलर। तो सिंपली अगर मान लिया मेरे पास v वेक्टर है और उसको मैंने 3v वेक्टर लिखा, तो 3 से क्या हो जाएगा, डायरेक्शन उसका चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन तो वही रहेगा, बस 3v से उसका मैग्नीट्यूड 3 गुना हो जाएगा, तो सेम डायरेक्शन में 3 गुना वेक्टर आ जाएगा। तो जैसे मान लिया ये v वेक्टर है, इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो 3v का मतलब क्या है कि इसको हमने एक बार उठा के रखा, फिर दो बार रखा, फिर 3 बार रखा, तो डायरेक्शन सेम रहा और ये आ गया हमारा 3v वेक्टर। अगर -2v वेक्टर है तो माइनस तो क्या करेगा, पहले इसको पलट देगा, तो अगर ये v है तो ये हो गया हमारा -v, और 2 से मल्टीप्लाई करने पे इसको डबल कर दिया, तो ये उठा के ऐसे 2 कर दिया, तो ये हमारा आ गया -2v वेक्टर। ठीक है, हाफ v का मतलब क्या है कि इसका लेंथ आधा कर दिया, डायरेक्शन सेम रहेगा। -1/3v का मतलब क्या होगा, अगर मैं बोलूँ कि -1/3v क्या होगा, तो v का डायरेक्शन उल्टा करके और लेंथ 1/3 कर दिया, तो कुछ ऐसे आ जाएगा 1/3 वेक्टर। माइनस का मतलब क्या है, लेंथ पलट दिया, और 1/3 का मतलब क्या है, लेंथ 1/3 कर दिया। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद स्केलर। इसके बाद कुछ नोट्स हो गए। नोट 1 में क्या है कि अगर हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके वापस उसी पॉइंट पे आ जाए तो नेट जो वेक्टर आएगा वो 0 वेक्टर आएगा। ठीक है, तो मान लिया ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर है, ई वेक्टर है, एफ वेक्टर है। तो मान लिया मैंने यहाँ से चालू किया, ठीक है, और यहाँ से हम ऐसे घूम के आ गए। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे अगर वापस आ गए तो 0 वेक्टर हो गया। इन पॉइंट को भी लिख देते हैं P Q R S T U। ठीक है, तो अगर हम इस डायरेक्शन में गए तो देखो ये हमें पहला कौन सा वेक्टर मिला। अगर मैं उल्टी डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो -f वेक्टर है,
यहाँ से यहाँ तक पहुँचा माइनस एफ को यूज़ करके, फिर यहाँ से यहाँ तक ए वेक्टर, फिर यहाँ से यहाँ तक सेम डायरेक्शन में बी वेक्टर, फिर यहाँ से यहाँ तक आए सेम डायरेक्शन में सी वेक्टर, और फिर ये डी उल्टा पड़ गया तो फिर माइनस डी वेक्टर, फिर ये ई सेम डायरेक्शन में तो प्लस ई वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर। जीरो नहीं लिखेंगे, ये जरूर याद रखेंगे कि वेक्टर इक्वेशन है तो दोनों तरफ वेक्टर ही होने चाहिए, इसलिए जीरो वेक्टर। तो बस ये हो गया हमारे पास। अब मान लें कोई मेरे से पूछे कि आर टी वेक्टर क्या होगा, तो आर टी का मतलब क्या, आर से टी तक चले जाओ। तो आर से टी तक जाने के लिए अगर मैंने ये रास्ता चुना तो माइनस सी माइनस बी, माइनस सी माइनस बी, सी भी उल्टा पड़ रहा है बी भी उल्टा पड़ रहा है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं मैं तो इधर घूम के जाऊंगा, तो चले जाओ भाई, ये हो जाएगा माइनस डी ई, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस डी प्लस ई माइनस एफ प्लस ए। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ बराबर होनी चाहिए, वो तुम यहाँ से वेरीफाई करके देख सकते हो। ठीक है, एक नोट 1 तो ये हो गया। फिर नोट 2 क्या है, इफ़ ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी बराबर जीरो वेक्टर, देन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आइदर lies along sides of a triangle or all three are collinear vector। उसका मतलब क्या है कि ए बी सी का कोई भी एक कॉम्बिनेशन है, ए प्लस बी माइनस सी हो सकता है, ए माइनस बी प्लस सी हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी हो सकता है। अगर वो जीरो वेक्टर है तो इस बात का मतलब ये कि हम जिस पॉइंट से चले 3 वेक्टरों के ऊपर पैर रख के वापस वहीं आ गए। तो वो 3 पॉइंट पे पैर रखना ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे आ गए हों, यहाँ से चालू हुए, मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ऐसे भी हो सकता है कि एक ही लाइन में चले और फिर सी ने ऐसे वापस कर दिया। मान लिया ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया। तो इस वाले केस में तो क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी जीरो वेक्टर हो गया। ए से यहाँ तक पहुँचे, बी से यहाँ तक पहुँचे, फिर सी से वापस आ गए। तो या तो वो कोलिनियर वेक्टर होगा या फिर एक ट्राइंगल की साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस ट्राइंगल की साइड से अगर मैं बोलूँ इससे चल के इसी पे वापस आ जाए तो ए वेक्टर माइनस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी बराबर जीरो वेक्टर। ये जरूर याद रखा। ठीक है, नोट 3 क्या है, इफ़ ए एंड बी लाइज ऑन साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम then one diagonal will be along a plus b and other will be along a minus b। इसका मतलब क्या है कि मान लिया एक हमने पैरेललोग्राम बनाया और जिसमें ये a है और मान लिया ये b है, तो इसके जो दो डायगोनल हैं ये और ये, वो एक a प्लस बी के अलॉन्ग होगा, दूसरा a माइनस बी के अलॉन्ग होगा। तो देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँ तो a माइनस बी, तो ये डायगोनल इस वाले केस में a माइनस बी के अलॉन्ग है। बहुत सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक मूव करो किसी भी रास्ते से तो ये a वेक्टर हो गया, ये माइनस बी वेक्टर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में a वेक्टर एंड माइनस बी को जोड़ा तो मतलब a माइनस बी वेक्टर हो गया। ठीक है, और अगर ये a वेक्टर है तो ये भी a वेक्टर है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँ, यहाँ से इस पॉइंट तक, तो पहले a वेक्टर आ गया फिर b वेक्टर आ गया। तो ये वाला जो डायगोनल है वो यहाँ पे a प्लस बी वेक्टर को डिनोट करेगा। इस वाले केस में इट विल बी a प्लस बी वेक्टर। नेक्स्ट, कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर्स।
हाँ, तो देखो कुछ कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो हमें वेक्टर्स में बार बार सुनाई देगा, तो एक बार हम उसी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं बहुत रफ सा, ताकि हमें दिक्कत ना आए। तो हम बोलते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट 1, कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब क्या है? लाइंग इन ए प्लेन। कोलिनियर का मतलब क्या है? वही जो अभी हमने बोला था कि लाइक प्लस अनलाइक वेक्टर। तो इस वाले केस में मान लिया ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है, एफ है, ये जी है। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखेंगे डी और ई, डी वेक्टर और ई वेक्टर, ये ठीक है, ये कोलिनियर है, बिल्कुल है, और लाइक वेक्टर है, बिल्कुल है, और कोप्लेनर वेक्टर है, बिल्कुल है, एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, फिर जी एंड एफ वेक्टर को अगर हम देखेंगे, कोलिनियर है, बिल्कुल है, और फिर ये अनलाइक वेक्टर्स हैं, एंड ये भी कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। जब कोलिनियर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स की बात आएगी तो इसमें ओनली मतलब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ए बी सी कोलिनियर है, चलो अब ऐसी बात कर लें, ए बी सी कोलिनियर है, नहीं। लाइक अनलाइक है, लाइक या अनलाइक, तो वो भी नहीं है। ठीक है, कोप्लेनर है, वो है, क्योंकि ए बी सी वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, बट ए और बी सेम डायरेक्शन में नहीं है, ना ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ना तो वो कोलिनियर है, ना लाइक वेक्टर है, ना अनलाइक वेक्टर है। ए और बी को हम क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, अब जैसे कोलिनियर नॉन कोलिनियर हो गया, तो दो वेक्टर हमेशा ही कोप्लेनर होगा। मतलब कोई भी दुनिया में दो वेक्टर दे दो, जैसे एक ये दिया एक ये दिया, तो हमने क्या किया, दोनों के इनिशियल पॉइंट को ऐसे सेम बना दिया। ट्रांसलेट तो कर ही सकते हैं, सब कुछ फ्री वेक्टर है। याद करो अभी हमने बोला था कि मैथ्स में सब कुछ फ्री है। अब ये जो दो वेक्टर आ गए, इनके ऊपर अगर मैं ऐसे एक प्लेन रख दूँ, तो एक प्लेन के अंदर आ गई ना, एक चाहे दुनिया में कोई भी वेक्टर सोच लो, तुम ऐसे आंख बंद करके सोचोगे मान ली ये होगा, तुम्हें लगे ये दोनों एक प्लेन में नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे ले आया, ट्रांसलेशन इज अलाउड। अब रख दो, एक प्लेन आ जाएगा, तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होगा। तीन वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अब तीन वेक्टर ऐसे हो जाएं, 1 2 3, एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, तो ये कभी भी तीनों एक साथ किसी प्लेन में नहीं आएगा। अगर ये दोनों एक प्लेन में आया तो ये बाहर निकल गया, ये दोनों एक प्लेन में आया तो ये तीसरे वाला बाहर निकल गया। तो दीज आर कॉल्ड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा? टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, 3 और मोर मे नॉट बी कोप्लेनर। अच्छा, ये मैं एक बार दोबारा याद दिला दूं, जब भी हम बोलते हैं कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं क्या, तो हमें कुछ ऐसा दिमाग में आता है बच्चों के कि यार एक के बाद एक वेक्टर रखा होना चाहिए। नहीं, अगर इस ई वेक्टर को उठा के मैं यहाँ पे रख दूँ तो भी ये दोनों कोलिनियर बोला जाएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन इज अलाउड। फ्री वेक्टर की बात करें तो ट्रांसलेशन इज अलाउड। ठीक है, इसमें मान लिया ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये क्यूबॉइड है, तो ये भी ए वेक्टर होगा, ये भी ए वेक्टर होगा, ये भी ए वेक्टर होगा। ठीक है, ऐसे ही मान लिया अगर ये वाली साइड बी वेक्टर है, तो ये भी बी वेक्टर होगा, ये भी बी वेक्टर होगा, ये भी बी वेक्टर होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर ये वाली साइड सी वेक्टर है तो ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, एंड ये भी सी वेक्टर होगा। तो अब तुम इसमें ऐसे देखो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर है क्या? नहीं है। ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर ये क्यूबॉइड है तो ये कोलिनियर वेक्टर नहीं है। ए वेक्टर बी वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर है क्या? तो कोप्लेनर तो दो वेक्टर हमेशा ही होते हैं, उसके लिए तो मेरे को वेक्टर सुनने की भी जरूरत नहीं, कौन से वेक्टर की बात चली है। अगर उसने किसी भी दो वेक्टर का नाम लिया कि अल्फा वेक्टर और गामा वेक्टर कोप्लेनर है क्या, तो हम आँख बंद कर कह सकते हैं हाँ
एक प्लेन में तो आ ही जाएगा। फिर अगर हम बोलेंगे ए बी सी तीनों कोप्लेनर हैं क्या, तो वो नहीं, इनमें से कोई भी ए बी सी उठा लो, वो बेसिकली म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऐसे आ जाएंगे। तो जैसे ये ए है, ये बी है, और उल्टी डायरेक्शन में ये बेसिकली सी हो जाएगा, बट ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, तो ये तीनों कभी भी कोप्लेनर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ए बी सी इसमें कोप्लेनर वेक्टर नहीं है। ये मेरे को समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू लाइंस इन स्पेस में बी, पहला तो हो गया कोइंसिडेंट, मतलब यही लाइन L1 है और इसी को L2 बोल दिया। दूसरा हो जाएगा पैरेलल, तो ये L1 है, ये L2 होगा। तीसरा हो जाएगा इंटरसेक्टिंग, तो मतलब ये L1 है, ये L2 है, ये इंटरसेक्टिंग है। और एक यहाँ पे और पॉसिबल है, दैट इज स्क्यू। ये ठीक है। स्क्यू लाइंस का मतलब क्या है कि जैसे एक लाइन, ये दो, मान लीजिए ऐसे दो लाइन लिया मैंने, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये एक लाइन है, दूसरी लाइन। अब मैंने इस लाइन को ऐसे ऊपर उठा लिया, अब ये पैरेलल है नहीं, कोइंसिडेंट है नहीं, कोइंसिडेंट का मतलब तो क्या है, एक ही लाइन है, फिर ये इंटरसेक्टिंग है नहीं, तो फिर ये क्या है, उसी को स्क्यू बोलते हैं। तो स्क्यू लाइन जो होगा वो नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग होगा। नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग होगा स्क्यू लाइन। जैसे ये L1 हो गया और मान लिया ये बोर्ड के अंदर चला गया, इसीलिए डॉटेड डॉटेड दिखा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये तो बोर्ड के अंदर ऐसे चला गया और ये बोर्ड के ऊपर है। और ये तीनों जो हैं ये ठीक है, दीज आर कॉल्ड कोप्लेनर लाइंस। तो मतलब ये तीनों एक प्लेन में लाई कर जाएगा। तो जो एक्स वाई हमारा 2D ज्योमेट्री जो होता है, इसमें हम स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ तो दो लाइन पैरेलल भी होता है, कोइंसिडेंट भी होता है, इंटरसेक्टिंग भी होता है। स्क्यू केवल 3 डायमेंशन में ही पॉसिबल है, 2 डायमेंशन में स्क्यू लाइन्स बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 डायमेंशन कैसे भी लाइन बनाओगे या तो पैरेलल होगा या इंटरसेक्ट करेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो इन लाइनों को हम नॉन कोप्लेनर भी बोलते हैं। दीज आर नॉन कोप्लेनर लाइन्स। तो ये हो गया हमारा लाइंस के बारे में। अब अगर हम बोलें प्लेन्स, तो प्लेन्स एक तो ये हो जाएगा पैरेलल प्लेन्स, कि ऐसे प्लेन्स पैरेलल है। दूसरा पॉसिबिलिटी हो जाएगा कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब तो कुछ भी नहीं है कि एक ही प्लेन को हमने P1 भी बोल दिया और P2 भी बोल दिया, मतलब सेम प्लेन। और तीसरा हो जाएगा इंटरसेक्टिंग, थर्ड हो जाएगा इंटरसेक्टिंग प्लेन्स। तो जैसे ये प्लेन P1 हो गया, ये P2 हो गया, तो ये ऐसे एक लाइन में इंटरसेक्ट करेगा, ये हमारा हो जाएगा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ऑफ P1 एंड P2। तो दो प्लेन्स के बीच में ये चीज़ पॉसिबल है। अगर मान लिया एक प्लेन है और एक लाइन है, तो प्लेन एंड लाइन, इनके बीच में क्या क्या सिचुएशन पॉसिबल है। एक तो ऐसा हो सकता है कि ये प्लेन हो गया और लाइन इसको एक पॉइंट में कट करके फिर आगे चला जाए ऐसे करके, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये प्लेन हो गया और लाइन भी इसी के अंदर है L, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये प्लेन हो गया और लाइन इसी के पैरेलल है, ये ठीक है। तो इस वाले केस में तो क्या है, लाइन लाइज इन प्लेन, लाइन इंटरसेक्ट प्लेन एट वन पॉइंट, और इस वाले केस में लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन बट नॉट इन इट। तो ये प्लेन हो गया, ये लाइन हो गया। तो एक प्लेन और लाइन के बीच में ऐसे करके
तीन चीज पॉसिबल है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। सेक्शन फॉर्मूला एटसेट्रा। लेट A, B, C have position vectors as A vector, B vector and C vector. Then माने स्पेस में तीन पॉइंट हैं जिनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर है। तो देखो पहला रिजल्ट 1। अगर मेरे को ए बी वेक्टर लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस इसका फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो मतलब हो जाएगा बी माइनस ए। दूसरा डिस्टेंस ए बी, ठीक है, तो मतलब इसमें तो ऐसे बोल सकते हैं, ये ओरिजिन है, ये मान लिया ए वेक्टर हो गया तो ये ए का पोजीशन वेक्टर हो गया, और ये मान लिया बी पॉइंट हो गया तो ये बी का पोजीशन वेक्टर हो गया, और ए बी मतलब ए से बी की तरफ, ये हमारा बी माइनस ए वेक्टर हो गया। तो डिस्टेंस ए बी इज़ नथिंग बट ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी बी माइनस ए। पॉइंट 3, अगर मान लिया इसी डायग्राम में ये ओरिजिन है, ये बी वेक्टर है, बी पॉइंट, ए वेक्टर, एक पॉइंट पी है, तो जो इसको लैम्डा इज टू म्यू की रेशो में कट कर रहा है, तो फिर पोजीशन वेक्टर, जो स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है, स्ट्रेट लाइन भी पढ़ाएं, आगे चल के कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यही चीज़ आएगा कि इसको तो इसके पोजीशन वेक्टर, अच्छा पोजीशन वेक्टर को हम ऐसे भी लिखते हैं डॉट डॉट, तो अगर किसी पॉइंट ए के साथ डॉट डॉट ए वेक्टर लिखा है तो उसका लगा उसी का पोजीशन वेक्टर लिखा है, ये इसका पोजीशन वेक्टर, तो लैम्डा को तो इधर मल्टीप्लाई करो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ओ पी वेक्टर विल बी, लैम्डा इधर मल्टीप्लाई किया, लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, अगर एक्सटर्नल डिवीज़न है मतलब ए बी के अगर बाहर लाई कर रहा है तो लैम्डा और म्यू में से किसी भी एक जगह माइनस ले लिया। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो। अच्छा, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैंने बोला कि ए बी को इस रेशो में डिवाइड करा है तो ए की तरफ से देखेंगे, लैम्डा इज टू म्यू नहीं बोलेंगे, म्यू इज टू लैम्डा बोलेंगे, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। म्यू इज टू लैम्डा, सही है। नोट 1, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन टेक म्यू बराबर माइनस में, किसी भी एक जगह पे चाहे तो लैम्डा की जगह माइनस लैम्डा ले लो, चाहे म्यू की जगह माइनस म्यू ले लो, दोनों जगह माइनस लेने से तो गड़बड़ हो जाएगा, वो तो फिर टोटली कैंसिल ही हो जाएगा। फिर नोट 2, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मान लिया वो m है तो ओ एम बराबर ए प्लस बी बाई 2। अब अगेन ये समझना ज़रूरी है कि किस वेक्टर की बात चल रही है। अगर देखो ये ए वेक्टर है, ये ओरिजिन है, ये बी वेक्टर है, ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, तो ये जो ए प्लस बी बाई 2 है वो ये वाला वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर है, तो ये जो वेक्टर आया वो ए प्लस बी बाई 2 होगा। कुछ बच्चे ऐसे सोचने लगते हैं कि ये वाला वेक्टर होगा ए प्लस बी बाई 2, बिल्कुल भी नहीं। ये जो पूरा वेक्टर है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा वेक्टर है वो तो बेसिकली ए वेक्टर और बी वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को हमने सेम बनाया, फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और ए की तरफ है, तो ये तो ए माइनस बी वेक्टर है, फ्री वेक्टर जिसको बोलते हैं, तो ये तो उसका आधा हो जाएगा, तो ए माइनस बी बाई 2 हो जाएगा, तो ए प्लस बी बाई 2 तो ये वाला वेक्टर होगा, ए माइनस बी बाई 2 ये वाला वेक्टर होगा। अब क्वेश्चन,
let A is equals to I minus j plus 2k and B is equals to 3I plus 4j minus 5k. Then find position vector of point C which divides AB in the ratio 4:3 externally, where A and B have position vector as A vector and B vector respectively. ठीक है, तो देखो उसने क्या बोला कि एक पॉइंट सी जो है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो इसको देखो तुम ऐसे लिखा करो सी ए अपॉन सी बी, किस रेशो में 4/3 में, 4/3 में, और फिर इसने वर्ड यूज़ किया एक्सटर्नली। तो कोई बात नहीं, सी का जो पोजीशन वेक्टर होगा ओ सी वैक्टर 4 देखो ए के साथ लिखा है, तो हम उल्टा करेंगे, 4 हम लिखेंगे बी के पोजीशन वेक्टर के साथ, माइनस एक्सटर्नल के लिए माइनस अगर ये 3 करेंगे ए के साथ, तो 3 ओ ए वैक्टर डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस म्यू। तो दिस इज़ 4 टाइम्स ओ बी मतलब बी का पोजीशन वेक्टर, 3 4 -5, शॉर्ट में ऐसे लिख दें 3 4 -5 माइनस 3 टाइम्स ओ ए हो जाएगा 1 - 1 2, 1 - 1 2 डिवाइडेड बाई 4 में से 3 गया 1, तो हो जाएगा 4 3 12 में से 3 गया 9, फिर 16 और 3 19, फिर हो गया -20 -6 -26, तो हो जाएगा 9i कैप प्लस 19j कैप माइनस 26k कैप। तो जो पॉइंट ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है वो इस रेशो में आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हो गए। अब उसके बाद एक ऐसे तो यूजलेस रिजल्ट है, रिजल्ट 4 इन ट्राइंगल ए बी सी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड विल बी a plus b plus c by 3 और ऑर्थोसेंटर will be tan a times a vector plus tan b times b vector plus tan c times c vector upon tan a plus tan b plus tan c। फिर इन सेंटर, तो जो B और C के बी सी जो लेंथ होगी उसके साथ A वेक्टर, ए बी के साथ C वेक्टर और ए सी के साथ B वेक्टर। ये लेंथ है बी सी ए बी और साइड लेंथ है बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। फिर और क्या बचता है, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर में सिग्मा साइन 2a ले लिया a वेक्टर अपॉन सिग्मा साइन 2a, ये हो गया। अब देखो इस फॉर्मूले का तो कभी भी ऑलमोस्ट यूज़ होगा नहीं, बट इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है कि एक ट्राइंगल के अंदर सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर एंड सरकम सेंटर, सरकम सेंटर को के बोल दिया, ये 2:1 की रेशो में होते हैं। जी जो है वो एच के को, ये क्या हो गया ऑर्थोसेंटर, जी हो गया सेंट्रॉइड और ये हो गया सरकम सेंटर। ये 2:1 की रेशो में होता है, ये जरूर ध्यान रखा। क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC let position vector of
vertices are a vector, b vector and c vector, then find position vector of orthocenter given circumcenter of triangle is at origin। अब देखो, जो अभी हमने बोला था कि ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर एंड सेंट्रॉइड, किसी भी क्वेश्चन में अगर इन तीन में से दो की वो बात कर रहे तो 99% श्योर है कि वो यही रिजल्ट लग रहा होगा। ठीक है, तो अब इसने यहाँ पे क्या बोला कि सर्कमसेंटर ऑरिजिन पे है, ठीक है, और फिर इसने ऑर्थोसेंटर पूछा है। तो एक तो देखो हमने जो अभी फॉर्मूला पढ़ाया सिग्मा ए टेन ए, ये वाली चीज़ लगा सकते हैं, ठीक है, बट ऑब्जेक्टिव में तुम ऑप्शन में देखोगे कि उसमें टेन ए नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, सही है, मतलब एंगल वेंगल कुछ है ही नहीं, तो फिर ये वाला रिजल्ट लगाना है, इसीलिए वो पूछ रहा है। ये सेंट्रॉइड हो गया और ये ओरिजिन यहीं पे आ गया सर्कमसेंटर पे, ठीक है। तो अब देखो जी का जो पोजीशन वेक्टर है ओ जी वेक्टर, वो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3, और ये 2:1 की रेशो होती है। मतलब ये तो हमेशा ही a प्लस बी प्लस सी बाई 3 होगा जो जी का पोजीशन वेक्टर होगा, बट इस वाले केस में बाई चांस क्या है कि जो सर्कमसेंटर है वही ऑरिजिन है, तो इसका पोजीशन वेक्टर 0 वेक्टर है, तो ये जो वेक्टर है वही ये हो गया। अब देखो कि अगर ये एक लेंथ है तो ये 2 लेंथ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वेक्टर हो जाएगा वो h का पोजीशन वेक्टर ओ एच कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा, ऑफ कोर्स 3 टाइम्स ओ जी वेक्टर। वरना तुम चाहो तो ऐसे भी कर लो, ऑल्टरनेट मेथड के जी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो 1 इंटू एच का पोजीशन वेक्टर, 1 इंटू एच का पोजीशन वेक्टर, 2 इंटू ओ का पोजीशन वेक्टर अपॉन 1 प्लस 2। सेक्शन फॉर्मूले से ऐसे बोल सकते हैं। अब इसमें ये ऑरिजिन है तो ये तो ख़त्म ही हो गया, तो ये तो हो गया h बाई 3, तो h का मतलब ओ एच, वो हो गया 3 ओ जी, वो हम डायरेक्टली देख के भी बता सकते हैं कि 3 गुना है, तो दिस इज़ 3 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी बाई 3। अब ये दोनों 3 3 कैंसिल, तो दिस विल बी सिंपली a प्लस बी प्लस सी। ये हो गया हमारा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्कमसेंटर एटसेट्रा। अब आएगा नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन आई कैप जे कैप के कैप। इस डायग्राम में ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। अब हमने इसने कोई भी पॉइंट लिया, मान लिया ए पॉइंट, और उसके लिए इस वेक्टर को बोल दिया ओ ए वेक्टर, ठीक है। तो इस वेक्टर में पहुंचने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले हम यहाँ से यहाँ तक आएँ, फिर यहाँ से यहाँ तक आएँ, और फिर हम यहाँ से यहाँ तक जाएं, ठीक है। ये मूवमेंट हो गई हमारी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो मान लिया ये कंपोनेंट है ए लेंथ का, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, तो ये हो जाएगा हमारा ए आई कैप। ये जो वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में हो गया, मान लिया इसका लेंथ है बी, ये ए वाई लिखने का मतलब क्या है, ए का कंपोनेंट अलोंग वाई, तो ये इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप, तो ये वेक्टर हो जाएगा बी जे कैप। इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप, तो ये लेंथ मान लिया हो गया सी के कैप, ठीक है। तो ए का जो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा वो ऐसे आ जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, सही है, जिसमें केवल ये पार्ट क्या बोला जाएगा, इट इज़ प्रोजेक्शन, ये ठीक है, और कंपोनेंट ऑफ ओ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस,
केवल ए आई कैप जो है ना। ऐसे ही सी के कैप क्या होगा, दिस इज कॉम्पोनेंट ऑफ ओ ए along जेड एक्सिस। मतलब जैसे कोई भी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप है, तो उसका मतलब क्या है कि हमें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 2 यूनिट जाना पड़ेगा, वाई की डायरेक्शन में 3 यूनिट जाना पड़ेगा और फिर जेड की डायरेक्शन में 5 यूनिट जाना पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है। तो जो 2i कैप है उसको हम बोलेंगे इस वेक्टर का कॉम्पोनेंट हो क्या, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, अब तुम अगर देखो ध्यान से देखोगे तो ये जो वेक्टर है ओ ए वेक्टर, इसको तो हम ऐसे 2 कंपोनेंट में भी रिजॉल्व कर सकते हैं कि एक तो ये कंपोनेंट हो गया, ये वाला कंपोनेंट, और दूसरा ये हो गया। मतलब एक तो ये हो गया जेड एक्सिस के अलोंग, या इसको हम बोल सकते हैं एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। ये नीचे जो बेस है ये एक्स वाई प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर। दूसरा कंपोनेंट हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन में। तो जो एक्स वाई प्लेन में है वो हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो देखो कितनी शानदार चीज़ बनी। अगर इन तीनों में से मैं कोई भी एक पार्ट उठाऊं, जैसे बी जे कैप उठाया, तो जे कैप का मतलब क्या है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो सीधा सीधा वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा। बट अगर मान लिया मैं 2 पार्ट उठा लूँ, ए आई कैप प्लस सी के कैप, तो ये हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ ओ ए वेक्टर ऑन आई और के, मतलब एक्स और जेड, ऑन एक्स जेड प्लेन। बस ये हो जाएगा। और यहाँ पे एक रिजल्ट क्या है कि ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बस ये है। नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट में हम इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया। अगर हम 2 डायमेंशन में देखें तो 2 डायमेंशन में एक्स वाई प्लेन को टोटल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 डायमेंशन में अगर हमारा ये मान लिया एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो जो एक ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और ये जो हो गया ये 8 ऑक्टेंट में डिवाइड करेगा। मतलब एक्स वाई प्लेन हो गया, उसके ऊपर 1 2 3 4 पार्ट ऊपर हो गए और नीचे 1 2 3 4 पार्ट ऐसे हो गए। तो ऑक्टेंट, ठीक है, ये जो पहला ऑक्टेंट है ये वाला, इसमें अगर कोई भी पॉइंट है तो उसके लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस यूज़ होगा। अगर मैं इस वाले ऑक्टेंट की बात करूं तो इसके लिए एक्स एक्सिस उल्टा पड़ेगा, ये वाला एक्स एक्सिस यूज़ होगा। मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। तो इस ऑक्टेंट में जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स कॉम्पोनेंट नेगेटिव होगा, वाई और जेड दोनों पॉजिटिव होगा। हाँ, अब बात आ जाती है डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइन। कोई भी डायरेक्शन है, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये कोई भी डायरेक्शन हो गया। ये मान लिया पॉइंट पी है, तो इसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया तो ये ओ पी वेक्टर आ गया। अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल बनाएगा, उन्हीं एंगल को डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। सही, तो डायरेक्शन एंगल का मतलब क्या हो गया, किसी भी डायरेक्शन को, डायरेक्शन मतलब वेक्टर को जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो, वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ एंड जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, उसको डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। डायरेक्शन एंगल ऑफ ए डायरेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल made by it with x, y and z axis। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखो ये हमने लिया है x एक्सिस,
ये इधर लिया है वाई एक्सिस। अच्छा, एक्स वाई जेड एक्सिस राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो करता है, तो एक्स क्रॉस वाई जेड ऊपर ऐसे गया और ये लिया है हमने जेड एक्सिस। ठीक है, फिर हमने इसमें एक क्यूबॉइड बनाया और इसमें ये हमने एक वेक्टर लिया v। ठीक है, तो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, तुम्हें ये दिखाई दे रहा है थीटा एक्स एंगल लिखा है इसने, थीटा एक्स, ये एंगल बना रहा है। ठीक है, और ये उसका ट्राइंगल है। ऐसी ये वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बना रहा है इस ट्राइंगल में। ये तो डायरेक्शन हो गया, वी वेक्टर हो गया, और ये वाई एक्सिस हो गया। इनके बीच का ये जो एंगल है ये थीटा वाई बोला इसने, तो मान लिया थीटा एक्स को हम अल्फा बोल देते हैं, इसको बीटा बोल देते हैं, और जो थीटा जेड है, थीटा विद जेड एक्सिस, उसको हम गामा बोल देते हैं। तो दीज आर अल्फा बीटा गामा। और डायरेक्शन कोसाइन क्या है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। मतलब ये जो अल्फा बीटा गामा तीन एंगल आए, इन्हीं का जो कॉस होगा वो हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो गया। डायरेक्शन एंगल मतलब जो भी डायरेक्शन एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा, डायरेक्शन कोसाइन मतलब उनका कॉस, बस खत्म। ठीक है, याद करने लायक चीज़ क्या है? रिजल्ट वन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमेशा वन होता है। पहले याद करने वाली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है? अगर इनको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें तो वन वन वन, तीन में से एक गया दो, और साइन स्क्वायर को अगर हम उधर ले जाएं तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, दिस विल बी 2। थर्ड क्या होगा कि अगर देखो v वेक्टर है v1 आई कैप, v2 जे कैप प्लस v3 के कैप, मानिए v वेक्टर इसके बराबर है, तो दिस विल इम्प्लाई v वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर। ऑब्वियस ही बात है। फिर v कैप क्या हो जाएगा? v कैप हो जाएगा, इसी को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो v1 अपॉन रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर टाइम्स आई कैप प्लस v2 अपॉन जे कैप प्लस v3 अपॉन रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर टाइम्स के कैप। कुछ भी नहीं किया है, यूनिट वेक्टर निकालना है। अगर मेरे को वी वेक्टर के अलॉन्ग, मतलब ये जो वी वेक्टर है इसके अलॉन्ग अगर मान लिया मेरे को ये यूनिट वेक्टर निकालना है वी कैप, तो इसके जो बेसिकली कंपोनेंट हैं वही हमारे कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा होगा। कॉस अल्फा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा, v1 अपॉन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। मान लिया हमने बोला कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन फॉर दिस वेक्टर। मतलब एक वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, मान लिया अल्फा बीटा गामा, तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन। अभी जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हमने क्या बोला कि जो डायरेक्शन कोसाइन है वो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट है। कोई भी वेक्टर दे रखा है उसको यूनिट वेक्टर बनाओ, और फिर जो भी आई जे के साथ आ जाए वो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ही होगा। तो सिंपल कैलकुलेशन हमने क्या किया, पहले ये जो वेक्टर है इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दिया आई जे के को हटा के, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो वो 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो 9 4 13 36 49 हो गया, उसका स्क्वायर रूट 7 हो गया। मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है। तो अब अगर मैंने इस वेक्टर को v वेक्टर को 7 से डिवाइड कर दिया तो हमारा यूनिट वेक्टर आ गया। तो 7 से डिवाइड करने पे ये चीज़ आ गई। अब जो i के साथ लिखा है, जो j के साथ लिखा है एंड जो k के साथ लिखा है विद साइन, ये ठीक है। विद साइन का मतलब क्या? अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव भी साथ में लेना है,
वो जो लिखा हुआ है वो सीधा सीधा हमारा कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन आ गया बस। तो ये 3/7 -2/7 और 6/7 यही डायरेक्शन कोसाइन हो गया, यही हमें आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में और करते हैं एक और। फॉर ए डायरेक्शन फाइंड एंगल मेड बाई इट, मतलब कोई भी एक डायरेक्शन है, फिर उसने बोला कि ये डायरेक्शन कितना एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ। ठीक है, फर्स्ट केस में उसने क्या बोला कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल है। अब देखो चाहे डायरेक्शन कुछ भी हो, वी नो, ठीक है, क्या कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये तो हमेशा 1 होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स इस इक्वेशन में 3 अननोन हैं और 2 अननोन की वैल्यू उसने दे रखी है, तो तीसरे की वैल्यू निकल आएगी। इट इज़ एज सिंपल एज दिस। तो रख दिया भाई हमने, कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है, बीटा की वैल्यू भी 30 डिग्री है, प्लस गामा की वैल्यू चाहिए। तो कॉस 30 कितना होता है, √3/2, उसका स्क्वायर कितना हो गया 3/4 प्लस 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर गामा विल बी 1 माइनस 3/4 प्लस 3/4 3/2 हो जाएगा। तो ये तो 1 से ज़्यादा हो गया, तो ये तो माइनस हो गया। तो कॉस स्क्वायर गामा -1/2 है। इसका मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। दिस इम्प्लाइज नो सच डायरेक्शन इज पॉसिबल। मतलब दुनिया में ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, दोनों के साथ एक साथ 30 डिग्री बना पाए। दुनिया में ऐसी कोई डायरेक्शन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर होती तो उसका गामा भी आना चाहिए, और गामा तो आया ही नहीं, इसलिए नहीं है। अब यही चीज़ हमने सेकंड पार्ट में किया, इसमें भी ये तो फिर भी होल्ड करेगा। अब कॉस स्क्वायर हो भले ही साइन स्क्वायर हो, दोनों एक ही बात है। तो इस वाले केस में बस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस बीटा भी 60 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। मतलब ये जरूरी नहीं है कि अल्फा और बीटा बराबर ही हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, हमने तो ऐसे लिख दिया। कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कॉस 60 कितना होता है, हाफ, तो ये हो जाएगा उसका स्क्वायर 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये दोनों मिलके हाफ हो गया, इसको उधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 माइनस हाफ बराबर हाफ हो गया। उसका मतलब क्या है कि कॉस गामा प्लस माइनस 1/√2 हो गया। अब देखो अल्फा बीटा गामा क्या है, एंगल। एंगल कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में, 0 से लेके पाई तक। 0 से 180 तक ही जा सकता है, उसे फालतू या कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो 1/√2 का मतलब क्या है, अगर 1/√2 आएगा तब तो 45 डिग्री आएगा, और -1/√2 आएगा तो 135 डिग्री आएगा। तो केवल यही 2 एंगल पॉसिबल है। मतलब जो डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा होगा, या फिर 135 डिग्री बना रहा होगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसमें हम एक रिजल्ट और याद कर लें। द डायरेक्शन which makes equal angle with all three coordinate axis, with all three coordinate axis, मतलब एक्स वाई जेड के साथ इक्वल एंगल बनाने वाली डायरेक्शन will have यूनिट वेक्टर। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन बोल देते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विल हैव यूनिट वेक्टर अलोंग 1/√3 1/√3 1/√3 और -1/√3 -1/√3
बस ये याद कर लिया। कहाँ से आया रिज़ल्ट? बहुत सिंपल है। अगर कोई डायरेक्शन तीनों के साथ बराबर एंगल बना रहा है, मतलब अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा है, ठीक है, प्रूफ एक लाइन में आ जाएगा। अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा को भी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिख दिया, प्लस कॉस स्क्वायर गामा को भी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो गया, 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो गया, और कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस 1/√3 हो गया। वहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा रिजल्ट। ठीक है, अब कुछ चीज़ और पढ़ लेते हैं। वेक्टर ज्योमेट्री, उसमें पहला चीज़ हो गया पिरामिड। ठीक है, पिरामिड में क्या होता है, कोई भी एक बेस लिया, जैसे यहाँ ट्राइंगल लिया, यहाँ क्या बोलते हैं रेक्टेंगल ले लिया, यहाँ पे पेंटागन ले लिया, और यहाँ पे हेक्सागन ले लिया। कोई भी एक बेस लिया और एक वर्टेक्स लिया, उस वर्टेक्स को बेस के, मतलब यहाँ पे ये वर्टेक्स हो गया, बेस के जो भी वर्टिसेस हैं उससे ज्वाइन कर लिया। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पिरामिड। ठीक है, अब पिरामिड का एक स्पेशल केस होता है टेट्राहेड्रॉन। इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रॉन। वो क्या है? दिस इज स्पेशल केस ऑफ पिरामिड, पिरामिड विद बेस एज ट्राइंगल। अच्छा, पिरामिड में क्या होगा? बेस तो कुछ भी ले लो, ठीक है। पिरामिड का मतलब क्या है? एनी बेस, बट जो स्लैंट सरफेसेस होगा, मतलब ये जो स्लैंट वाला सरफेस होगा, ये हमेशा ट्राइंगल आएगा। स्लैंट सरफेसेस विल बी ट्राइंगल। टेट्राहेड्रॉन इसका एक स्पेशल केस हो गया, जिसमें बेस भी ट्राइंगल है। मान लिया ये ABCD, तो इसका बेस भी ट्राइंगल है और स्लैंट सरफेसेस तो ट्राइंगल होता ही होता है। ठीक है, तो इसमें अब हम किसी को भी बेस बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लिया मैंने ये कुछ भी पैरेललोग्राम बोल दो या फिर रेक्टेंगल बोल दो, अगर उसको बेस लिया है तो यही बेस होगा, और कोई बेस नहीं बन सकता इसमें से, और कोई फेस बेस नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने बोला ना स्लैंट पे तो ट्राइंगल ही आना चाहिए। अगर मैं इस ट्राइंगल को बेस बोल दूं तो फिर तो गड़बड़ हो गया ना। ये वाला जो फेस है, मतलब फिर वर्टेक्स किसको बोलेंगे? सीधी सी बात ये रहेगी। तो टेट्राहेड्रॉन एक स्पेशल टाइप का पिरामिड हो गया, जिसमें किसी को भी बेस बोल सकते हैं। टेट्रा मतलब 4, तो इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हो जाएंगे? 4। फेसेस कितने हो जाएंगे? 4। एजेस कितना हो जाएगा? 3 ये हो गया और 3 बेस पे हो गया, वो हो जाएंगी 6। ठीक है, फेसेस एजेस, हाँ ये हो गया। तो एक तो ये हो गया। सेकंड, अगर मान लिया हमने वर्टेक्स ए को BCD एक ट्राइंगल है, एक फेस है, उसका सेंट्रॉइड मान लिया G1 है, सेंट्रॉइड ऑफ फेस BCD। ठीक है, सिमिलरली हमारा G2 आ गया, C के अपोजिट पीछे G3 आ गया, एंड D के अपोजिट इधर G4 आ गया। ठीक है, तो BG2 एंड ये सब बेसिकली G3, और ये G4 भी इधर नहीं है, ये चारों लाइन कॉन्करेंट होगा, एक ही पॉइंट से जाएगा, और उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। AG1, BG2, CG3 and DG4 will be concurrent at
सेंट्रॉइड जी। और जैसे ट्राइंगल में होता है, ट्राइंगल में जो मीडियन है वो 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है, यहाँ 3:1 की रेशो में डिवाइड करता है। तो अगर ये पॉइंट जी है तो ये AG1 को 3:1 की रेशो में डिवाइड करेंगे, मतलब 3:1। ऐसे ही BG2 को भी ये 3:1 की रेशो में डिवाइड करेगा, मतलब AG/GG1 बराबर 3/1। ऐसे ही BG/GG2 बराबर CG/GG3 बराबर DG/GG4। एक तो ये हो गया। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट कितना हो गया कि इसका जो ये जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड का मतलब क्या है कि अगर हम इक्वल मास रख दें ABCD पे तो उन 4 मास MM को हटा के हम 4M सेंट्रॉइड रख सकते हैं। इफेक्टिवली सेम बात है, सेंट्रॉइड का मतलब यही होता है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, A का पोजीशन वेक्टर, B का पोजीशन वेक्टर, C का पोजीशन वेक्टर एंड D का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई 4। बस ये हमारा हो गया टेट्राहेड्रॉन। फिर ऐसे ही देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रिज्म। प्रिज्म कैसे बनाते हैं, कोई भी एक बेस लिया, जैसे यहाँ पे हमने पेंटागन लिया, फिर एक और बेस लिया, नीचे एक और पेंटागन, सेम बेस, और फिर उनके करस्पॉन्डिंग जो वर्टिसेस हैं उनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बेस क्या लिया, मान लिया पैरेललोग्राम, नीचे भी एक पैरेललोग्राम, उनको ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं, ये तो इसने रेक्टेंगल लिया है, यहाँ पे हेक्सागन लिया, फिर एक हेक्सागन लिया, ज्वाइन कर दिया। तो इस वाले केस में जो स्लैंट सरफेस होगा, स्लैंट सरफेस विल बी पैरेललोग्राम। ठीक है, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, प्रिज्म जो पढ़ते हैं, उसमें जो बेस है वो हमने क्या ले लिया, ट्राइंगल लेते हैं। अदरवाइज तो प्रिज्म तो ये सभी बोले जाएंगे, भले हेक्सागन लो भले कुछ भी लो, जो बेस और जो टॉप है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। और वो जो बेस और जो टॉप है वो कुछ भी हो सकता है, ये ठीक है, वो ट्राइंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है। बट जो साइड पे आ रहा है, ये जैसे एक स्लैंट सरफेस है, ये हमेशा पैरेललोग्राम ही आएगा, पैरेललोग्राम। और मतलब यार रेक्टेंगल भी आ सकता है, वो इसका स्पेशल केस हो गया। तो नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड में क्या है, इट इज स्पेशल केस ऑफ प्रिज्म विद बेस एज पैरेललोग्राम। प्रिज्म में तो क्या होता है, स्लैंट सरफेसेस पैरेललोग्राम होता है, बेस कुछ भी ले लो। पैरेललोपाइड क्या हो गया, हमने एक स्पेशल केस ले लिया जिसमें बेस भी पैरेललोग्राम है। तो अगर मान लिया ये A वेक्टर है, ये मान लिया ABCD, इसको हम बोलते हैं A1 B1 C1 D1। ये A वेक्टर है, मान लिया B वेक्टर है, ये C वेक्टर। तो इस वाले केस में नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना हो गया, 8, 4 नीचे 4 ऊपर। एजेस कितना हो गया, 4 नीचे 4 ऊपर, 4 ज्वाइनिंग 12, ये ठीक है। डायगोनल, जिसको हम बॉडी डायगोनल भी बोलते हैं या मेन डायगोनल भी बोलते हैं, वो कितने हो जाएंगे, 4। कौन कौन से, इस डायग्राम के हिसाब से AC1, मतलब ये हमारा एक मेन डायगोनल है। फिर B को अगर ज्वाइन करेंगे तो ऑपोजिट D से BD1, C को ज्वाइन करेंगे तो A1C, एंड D को ज्वाइन करेंगे तो B1 से। ये 4 हो गए, ठीक है। फिर फेस डायगोनल्स, अच्छा उससे पहले फेस कितने हो जाएंगे, फेसेस टॉप बॉटम 2, 4 साइड 6 फेस का मतलब क्या है, 6 पैरेललोग्राम हो गए। और हर बेस में 2 डायगोनल होगा, तो फेस डायगोनल कितना हो जाएगा, 12। बस इसमें क्या होगा कि जो 4 डायगोनल्स होंगे ऐसे, ये हो गया,
ये हो गया, एंड ये भी इसी से पास करेंगे। वो इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो इस डायगोनल का मिड पॉइंट होगा। तो इसमें जो सेंट्रॉइड होगा दैट विल बी मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल। डायगोनल का मतलब ऐसे दो तरह के डायगोनल हैं, एक फेस वाला डायगोनल हो गया, जैसे ये वाला डायगोनल है, ये फेस डायगोनल है। तो अगर केवल वर्ड डायगोनल यूज़ किया जाएगा तो उसका मतलब क्या है कि हम बॉडी डायगोनल की बात करें तो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल हो जाएगा। तो अगर ये ए बी सी है और इसको अगर हम ओरिजिन बोल दें तो ये जो सेंट्रॉइड जी है इस डायग्राम के हिसाब से ओ जी विल बी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये हो जाएगा। ठीक है, नोट डायगोनल्स आर कॉन्करेंट एट सेंट्रॉइड एंड आर बाइसेक्टेड बाई इट। मतलब जो डायगोनल आया मान लिया ए से लेके C1 तक, तो ये सेंट्रॉइड से ही पास करेगा और उस पर बाइसेक्ट होगा, मतलब वो सेंट्रॉइड इसका मिड पॉइंट हो गया।